नेक्स्ट टॉपिक है बायनोमियल थ्योरम। बायनोमियल थ्योरम ये एक्सक्लूसिवली अपने आप में तो टॉपिक है ही, एंड अदरवाइज ये एक टूल भी है, और चैप्टर्स को सॉल्व करने के लिए इसको टूल की तरह भी यूज़ करते हैं। सबसे पहले इसमें हम फॉर्मूला NCR के बारे में लिखें, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। NCR, तो अब हम वैल्यू निकाल रहे हैं। ये हमको पता है कि 10 फैक्टोरियल लिखा है अगर, तो इट इज़ 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, मीन्स उस नंबर से लेकर 1 तक का सभी नंबर्स का प्रोडक्ट। 10 फैक्टोरियल इफ इट इज रिटन यू कैन राइट 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू, यू कैन फिनिश इट एट 7 फैक्टोरियल ऑल्सो। 10 फैक्टोरियल इफ इट इज रिटन, तो 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल यू कैन राइट एज पर द रिक्वायरमेंट। तो 10 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 10 इंटू 9 फैक्टोरियल। 10 इंटू 9 फैक्टोरियल मीन्स n फैक्टोरियल को n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल पर यू कैन स्टॉप। इट इज एज पर योर रिक्वायरमेंट, n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल पर भी आप स्टॉप कर सकते हैं। तो अब NCR, अगर मान लीजिए कोई एक नंबर हम ऐसे लें 6C2, 6C2 का मतलब 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल। तो इसको हम लिखेंगे 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल एज इट इज़ 4 फैक्टोरियल। ये कैंसिल, तो 15 आ गया। 6C2 हो एंड 6C4, यू विल गेट सेम थिंग। 6C4 भी होगा तो भी आपको यही मिलेगा। मतलब कहने का NCR हो या NCN माइनस R हो, बोथ आर सेम। NCR और NCN माइनस R बोथ आर सेम। लेकिन इसमें एक बहुत ही खास बात का दिमाग ये रखना है। खास बात इसमें क्या दिमाग में रखनी है कि NCR NCN माइनस R ये दोनों इक्वल होते हैं, इट्स ओके। लेकिन R और N माइनस R इक्वल नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा। ये ना सोचिएगा कि ऊपर N और N इक्वल है तो R और N माइनस R इक्वल कर दे, क्योंकि जैसे यहाँ पर 6C2 और 6C4 बराबर हैं। 6C2 and 6C4 they are equal, their values are equal, but 2 is not equal to 4, 2 4 के बराबर नहीं है। तो जब कभी भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए कि 7CR is equal to 7C या 7CA is equal to 7CB plus C, तो A B C में रिलेशन बताओ। क्वेश्चन ऐसे हम बना लें, क्वेश्चन कि इफ इतना, देन फाइंड रिलेशन इन ABC। तो अब हमको ABC में रिलेशन निकालना है। तो स्टूडेंट्स जनरली कहेंगे कि 7CA बराबर इतना है तो A इज इक्वल टू B प्लस C हो जाएगा, बट इट इज रॉन्ग। ये रॉन्ग है, ये गलत है। क्यों? क्योंकि 2 और 4 इक्वल नहीं है। तो पहले हम लोग इसको लिखेंगे 7C 7 माइनस A इज इक्वल टू 7CB प्लस C। अब हम इक्वेट करेंगे कि 7 माइनस A इज इक्वल टू B प्लस C, मीन्स A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू 7। दिस इज द करेक्ट आंसर। ये करेक्ट आंसर होगा, ये करेक्ट आंसर नहीं था। अब और आगे इसमें कुछ छोटी छोटी सी बातें जो कि आपको दिमाग में रखनी चाहिए जब भी चैप्टर पढ़ते हैं ये वाले। इसमें कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो कि दिमाग में रहेंगी। सबसे पहली चीज़ NC0 और NCN ये 1 होता है, इसको दिमाग में रखना है।
NC0 और NCn ये 1 होता है। फिर NC1 और NCn-1 इसकी वैल्यू n होती है, ये दिमाग में रखना है, NC1 और NCn-1। फिर NCr इज इक्वल टू n/r टाइम्स n-1 Cr-1 होता है। इसको हम प्रूफ कर लेते हैं, ये इसका भी यूज़ कई अच्छी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में आता है। NCr इज इक्वल टू n/r n-1 Cr-1। ओके, तो n/r इसको सिंप्लीफाई करते हैं, n/r को ऐसे ही लिखा, ये आ गया n-1 फैक्टोरियल अपॉन r-1 फैक्टोरियल, और दिस माइनस दिस मीन्स n-r फैक्टोरियल। जैसा कि हमने पहले बताया कि 10 फैक्टोरियल को 10 इंटू 9 फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं, तो n इंटू n-1 फैक्टोरियल को यू कैन राइट n फैक्टोरियल, r इंटू r-1 फैक्टोरियल को r फैक्टोरियल, और फिर n-r फैक्टोरियल, और यही तो होता है NCr, यही होता है NCr। तो अब तो ये 3 चीज़ें हो गई, एक और भी है इसके अलावा, NCr प्लस NCr-1 इज इक्वल टू n+1 Cr। ये भी फॉर्मूला कई जगह पर यूज़ होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको भी प्रूफ कर लेते हैं। NCr प्लस NCr-1 इज इक्वल टू n+1 Cr। इसको भी हम लोग प्रूफ कर लेते हैं। तो n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n-r फैक्टोरियल प्लस n फैक्टोरियल अपॉन और n-r प्लस 1 फैक्टोरियल, ये लिख लिया। इसको अगर देखें तो ये आएगा n+1 फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल, और दिस माइनस दिस का मतलब n+1 माइनस r, ये आ जाएगा। n फैक्टोरियल कॉमन निकाल सकते हैं बाहर, अपॉन 1 अपॉन ये r फैक्टोरियल, ये r-1 फैक्टोरियल है, तो इसको हमने r लिखा और r-1 फैक्टोरियल के बराबर कर दिया। ये n-r फैक्टोरियल को ऐसे ही लिखा, प्लस 1 अपॉन r-1 फैक्टोरियल लिखा, फिर ये आया n-r प्लस 1 और n-r फैक्टोरियल, ये लिख ली। 1 अपॉन n-r फैक्टोरियल और r-1 फैक्टोरियल कॉमन, ये कॉमन आ गया r-1 फैक्टोरियल, और ये कॉमन ले लिया, तो अब आया 1 अपॉन r प्लस 1 अपॉन n-r प्लस 1। इसको फिर फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ले रहे हैं। तो ये आ गया n फैक्टोरियल अपॉन और n-r फैक्टोरियल, इसमें एलसीएम ले लिया, तो ये आ गया n-r प्लस 1 प्लस r, n-r प्लस 1 प्लस r अपॉन r इंटू n-r प्लस 1, ये लिख लिया। ये माइनस r प्लस r कैंसिल, तो अब ये बचा n प्लस 1 और फिर n फैक्टोरियल, अपॉन में ये r और फिर r-1 में फैक्टोरियल, फिर n-r प्लस 1 एंड देन n-r में फैक्टोरियल। तो ये हो जाएगा n+1 फैक्टोरियल
और ये हो जाएगा r फैक्टोरियल, और ये n माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल. इट इज सेम एज दिस वन इज इक्वल टू n प्लस 1 सी आर, इज इक्वल टू n प्लस 1 सी आर. ओके, तो एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस 1 इज इक्वल टू n प्लस 1 सी आर. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, कई जगह यूज़ होता है. इसका यूज़ कई बार जेई की कई प्रॉब्लम्स में हम लोग कर चुके हैं. तो स्टूडेंट्स, अब इस लेक्चर के एंड में बस हम केवल 2-3 लाइन हम लिखेंगे और उसी को ही कंटिन्यू करेंगे एक्सपेंशन के लिए. कि अगर लिखा है x प्लस ए का स्क्वायर, तो x प्लस ए स्क्वायर हम लोगों को पता है क्या होता है. इसको अब हम ऐसे लिख रहे हैं एक रिदम में, 2c0 x की पावर 2 माइनस 0 a की पावर 0, फिर 2c1 x की पावर 2 माइनस 1 a टू द पावर 1, एंड देन 2c2 x टू द पावर 2 माइनस 2 a टू द पावर 2. तो हमको ये पता है कि समथिंग c0 1 होता है, तो ये आया x स्क्वायर, समथिंग c1 बराबर समथिंग n c1 इज इक्वल टू n मैंने बताया. तो 2c1 का मतलब 2xa, फिर ये 1 हो गया और ये x की पावर 0 मीन्स a स्क्वायर, ये आ गया. फिर अब आगे एक बार और x प्लस ए का क्यूब, x प्लस ए का क्यूब करेंगे तो 3c0 x टू द पावर 3 माइनस 0 a टू द पावर 0, फिर 3c1 x टू द पावर 3 माइनस 1 a टू द पावर 1, 3c2 x टू द पावर 3 माइनस 2 a स्क्वायर, एंड लास्ट में 3c3 x टू द पावर 3 माइनस 3 और a क्यूब. तो ये आ गया 1x क्यूब, 3c1 मीन्स 3x स्क्वायर a, फिर 3x a स्क्वायर, एंड देन लास्ट में 1 0 x की पावर 0 है तो 1 हो जाएगा a क्यूब. तो अब यहाँ पे फ्रेंड्स इसमें नंबर ऑफ टर्म्स 3 हैं जब यहाँ पे पावर 2 है, और इसमें नंबर ऑफ टर्म्स 4 है जब यहाँ पे पावर 3 है. ए का स्क्वायर किया था तो नंबर ऑफ टर्म्स 3 आए थे, और जब x प्लस ए का क्यूब किया तो नंबर ऑफ टर्म्स 4 आए. अब इसको आगे बढ़ाते हैं. x प्लस ए टू द पावर n इज इक्वल टू एन सी 0 एक्स टू द पावर n माइनस 0 a टू द पावर 0, फिर एन सी 1 एक्स टू द पावर n माइनस 1 a, फिर एन सी 2 एक्स टू द पावर n माइनस 2 a स्क्वायर प्लस एन सी 3 एक्स टू द पावर n माइनस 3 a क्यूब, प्लस जैसे कि इसमें देख लें कि हम लोग बिल्कुल एक रिदम में दिख रहा है कि एन सी 1 एक्स की पावर n माइनस 1 a की पावर 1, एन सी 2 एक्स टू द पावर n माइनस 2 a स्क्वायर. इसी तरह से ये एन सी आर एक्स टू द पावर n माइनस r a टू द पावर r, एंड फिर लास्ट में एन सी एन एक्स टू द पावर n माइनस n a टू द पावर n माइनस 0 मीन्स a टू द पावर n. तो ये फर्स्ट टर्म है, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है. जब सेकंड टर्म में 1 है, थर्ड टर्म में 2 है, फोर्थ टर्म में 3 है, तो ये जो टर्म आएगा ये r प्लस 1th टर्म होगा. r प्लस 1th टर्म एन सी आर एक्स टू द पावर n माइनस r a टू द पावर r. मीन्स कि अगर कोई क्वेश्चन होगा कि फाइंड 8th टर्म, in the expansion of x square plus 3y square raise 14, x square plus 3y raise 14. अगर ये कोई इसका हमें 8th टर्म निकालना है तो 8th टर्म मीन्स
47 + 1, तो हम यहाँ पर 14c7 लिखेंगे, x² to the power 14 - 7 and 3y to the power 7. Whatever be the answer, that is an answer. अब जब हम x + a to the power n को एक्सपेंड करते हैं तो nc0 x to the power n - 0 और a to the power 0, फिर nc1 x to the power n - 1 a to the power 1 प्लस a², ये हम ऐसे लिखते हैं। तो ये जो टर्म आते हैं, ये टर्म या ये टर्म, इनको बोलते हैं बाइनोमियल कोफिशिएंट्स, बाइनोमियल कोफिशिएंट्स। और इस पूरे टर्म को, इस पूरे को बोलेंगे बाइनोमियल टर्म। ये पूरा बाइनोमियल टर्म है। अब सम ऑफ इवन ऑब्लिक ऑड बाइनोमियल टर्म, सम ऑफ इवन ऑब्लिक ऑड बाइनोमियल टर्म्स। तो हम इसको एक्सपेंड कर रहे हैं। x + a to the power n is equal to nc0 x to the power n - 1 a plus nc2 x to the power n - 2, फिर प्लस एक और टर्म लिख लेते हैं, ये आया। अब ये तो हमने लिखा है x + a to the power n, अब x - a to the power n, nc0 x to the power n - 1 a माइनस nc0 फिर nc1 x to the power n - 1 a to the power 1, nc0 a to the x to the power n - 1 a to the power nc0 x to the power nc0 x to the power n - 0 और a to the power 0, nc1 x to the power n - 1 a to the power 1 nc2 this much, nc0 x to the power n - 0 a to the power 0, फिर माइनस nc1 x to the power n - 1 a प्लस nc2 x to the power n - 2 a², फिर माइनस में आएगा, फिर माइनस में आएगा nc3 x to the power n - 3 a³ एंड देन प्लस ये ऐसे। अब हम इसको ऐड करेंगे, इसको हम ऐड करते हैं तो x + a to the power n प्लस x - a to the power n, तो होगा क्या कि जो माइनस वाले टर्म है दे विल कैंसिल आउट, तो फिर कैंसिल आउट, तो ये आया nc0 n - 0 a to the power 0 प्लस nc2 n - 2 a², फिर nc4 प्लस डैश डैश डैश, ये आ गया। अब इसमें इज इक्वल टू 2 टाइम्स सम ऑफ ये 0 to 4 पर नहीं जाएंगे, ये हम देखेंगे कि ये किस पोजीशन पे है, ये पहली पोजीशन पे है, ये तीसरी पोजीशन पे है, तो हम कहेंगे सम ऑफ ऑड बाइनोमियल टर्म्स, सम ऑफ ऑड बाइनोमियल टर्म्स। इसी तरह से ये जब करेंगे तो 2 टाइम्स ये आएगा nc1 x to the power n - 1 a, फिर nc3 x to the power n - 3, फिर n - 5 a to the power 5 प्लस इतना, तो यहाँ पर हम बोलेंगे 2 टाइम्स सम ऑफ इवन बाइनोमियल टर्म्स, इवन बाइनोमियल टर्म्स।
तो ये ध्यान रखेंगे, यहाँ पर 1 3 5 को हम इस लोग ऑड नहीं बोलेंगे, हम लोग प्लेसेस देखते हैं कि किस प्लेस पर वो टर्म आ रहा है। अब बात करते हैं मिडिल टर्म की। मिडिल टर्म की बात करते हैं। मिडिल टर्म में ये जैसे कि हमको पता है कि अगर हम x प्लस ए की पावर n को एक्सपेंड करेंगे तो एक्सपेंशन इसका nc0 x की पावर n माइनस 0 a की पावर 0, फिर nc1 n माइनस 1 a, और लास्ट वाला जो टर्म होगा वो होगा ncn x टू द पावर 0 a टू द पावर n, ये होगा। तो अगर हम 0 से 100 तक काउंट करते हैं तो 101 टर्म हो जाते हैं। 0 से n तक अगर काउंट करेंगे तो n प्लस 1 टर्म्स हो जाएंगे। मतलब यहाँ पर जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं, नंबर ऑफ टर्म्स वो n प्लस 1 होंगे, नंबर ऑफ टर्म्स n प्लस 1 होंगे। तो अब मिडिल टर्म में यहाँ पे दो केसेस होंगे, व्हेन n इज इवन, when n is even, अगर n इवन होगा फॉर से n इज इक्वल टू 8, अगर n इज इक्वल टू 8 है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये इसका मिडिल टर्म होगा, ये इसका एक मिडिल टर्म होगा जो कि फिफ्थ टर्म है। तो यहाँ से n/2 प्लस 1th टर्म, दैट विल बी द मिडिल टर्म। फिर b, when n is odd, when n is odd, say n is equal to 9, n is equal to 9 है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 10 होंगे। अब 10 अगर टर्म्स हैं तो यहाँ पर ये 5 इधर, तो हम लोग ये तो नहीं कहेंगे कि 5.5वां टर्म, तो उस केस में क्या होगा, हमारे पास दो मिडिल टर्म होंगे, दो मिडिल टर्म होंगे, दोनों के कोफिशिएंट्स की वैल्यू सेम होगी, दोनों के। ये आ गया हमारा फिफ्थ टर्म और ये सिक्स्थ टर्म, फिफ्थ और सिक्स्थ टर्म, इन दोनों की वैल्यू सेम होगी। कैसे? फिफ्थ टर्म निकालने के लिए आप लिखोगे 9c4 और सिक्स टर्म निकालने के लिए लिखेंगे 9c5, जो उनकी वैल्यू सेम होती है। तो इस केस में अगर n ऑड है तो n प्लस 1/2th एंड n प्लस 3/2th टर्म्स। तो इस केस में दो मिडिल टर्म होंगे, वो एक अलग की बात है कि दोनों की वैल्यू सेम होगी। अब to find the coefficient of x to the power r, या फिर टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, या फिर टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x। तो अब इस केस में इसको हम एग्जाम्पल से देख लेते हैं। कहा जाए कि फाइंड कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर, अभी चेक कर लेते हैं, 2x² प्लस 7/x की पावर अगर हम 15 लेते हैं तो पहले इसका जनरल टर्म देखते हैं क्या आएगा, NCR x की पावर 15 माइनस r 7/r। मान लिया कि हमें x³ का कोफिशिएंट चाहिए, टू फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x³ इन द एक्सपेंशन ऑफ इतना। तो पहले इसमें हम क्या करेंगे, हमने इसका एक जनरल टर्म लिख लिया, जनरल टर्म NCR रैंडमली मैंने बना लिया, x टू द पावर n माइनस r और a टू द पावर r। अब x की पावर्स को कलेक्ट करते हैं, 15CR 2 टू द पावर 15 माइनस r और 7 टू द पावर
7/x टू द पावर r। तो अब जो x की पावर हैं वो क्या आ रही हैं, 30 - 2r - r। यहाँ पे कह रहा है कि फाइंड कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस मच। तो पहले हमने इसका जनरल टर्म लिखा NCr x की पावर n - r और a टू द पावर r। तो 15Cr 2 टू द पावर 15 - r अलग कर दिया, 7 टू द पावर अलग कर दिया और x की पावर कैलकुलेट करी तो 30 - 2r - r। अब इसको, ये जो x की पावर है, ये जो x की पावर है, इसको होना है 3 के बराबर, इसको होना है 3 के बराबर, क्योंकि हमको x क्यूब का कोफिशिएंट चाहिए है। तो यहाँ से क्या होगा कि 3r = 27 मीन्स r = 9। तो r = 9 हम इसमें पुट कर देंगे तो हमें x क्यूब का कोफिशिएंट पता चल जाएगा। तो r = 9 का मतलब, r = 9 अगर हम पुट करेंगे तो 15C9 2 टू द पावर 15 - 9 मीन्स 6 और 7 टू द पावर 9, ये आ गया। तो जब कभी भी हमको किसी भी टर्म का अगर हमको कोफिशिएंट निकालना होगा तो उसका एक जनरल टर्म निकाल लेंगे, देन आफ्टर हम x की पावर्स कैलकुलेट कर लेंगे। जो पावर्स आएंगी उसको उस नंबर के बराबर कर देंगे जिसका कि हमें कोफिशिएंट निकालना है। लाइक दिस में 3 है। अब इसी में ही इसी को आगे बढ़ाते हैं कि अगर क्वेश्चन हो क्वेश्चन है फाइंड टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। x से इंडिपेंडेंट टर्म चाहिए है, x से इंडिपेंडेंट टर्म चाहिए इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस मच। तो अब इसमें से इसका जो पहले इसका जनरल टर्म निकालेंगे, NCr 15 - r 7/x टू द पावर r। तो ये आ गया 15Cr 2 टू द पावर 15 - r को बाहर, 7 टू द पावर r को बाहर और x की अब हम पावर्स कैलकुलेट करेंगे। x की पावर 2 इससे मल्टीप्लाई हुआ तो 30 - 2r और ये ऊपर आएगा तो -r। तो ये जो पावर लिखी है इसको होना है फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x का मतलब x टू द पावर 0 का कोफिशिएंट। तो इसका मतलब 30 - 3r को 0 पुट कर दिया तो r की वैल्यू आ गई 10। ये r की वैल्यू 10 हम वापस में पुट कर देंगे तो टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x क्या आ जाएगा, 15C10 2 टू द पावर 15 - 10 और 7 टू द पावर 10। ये आ गया टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x। ये आ गया टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x। इस पे बेस्ड एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं, इजी सा क्वेश्चन है और अभी ये रिसेंटली आया भी हुआ है। ये अभी 2019 12 अप्रैल में पूछा भी गया है। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन है द कोफिशिएंट ऑफ x to the power 18 in 1 plus x 1 minus x to the power 10 1 plus x square to the power 9। इसमें हमें x to the power 18 का कोफिशिएंट निकालना है। 1 plus x 1 minus x to the power 10 1 plus x square। ऑप्शंस भी गिवन हैं 84 minus 126 and 126। ओके, लेट्स सी किसका। तो अभी ये क्योंकि रिसेंट आया हुआ है इसलिए इसको कर भी ले रहे हैं। अब ये 1 minus x cube is equal to
1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। मतलब ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला याद होगा आप लोगों को कि ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो इसमें हमने 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स ये बाहर कर लिया। बाकी जो लिखा है 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 9 ये अलग कर दी, ये अलग कर दिया। अब इसके बाद ये तो हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये हो गया 1 माइनस एक्स क्यूब टू द पावर 9, 1 माइनस एक्स क्यूब टू द पावर 9। अब इसको हम एक्सपेंड करेंगे तो अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का टर्म जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो एक्स की पावर 18 हमको कभी नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि इसमें जो टर्म्स आएंगे वो एक्स की पावर 3 आएगा या 6 आएगा या 9 आएगा, ऐसे टर्म्स आएंगे जिसमें कि एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई कर देने पर एक्स की पावर 18 नहीं मिलेगा। हाँ, कोई और पावर होती 20 होती तो मिल जाता, क्योंकि अगर एक्स की पावर 20 होती अगर यहाँ पर तो ये एक्स की पावर 18 हो जाता और वो मल्टीप्लाई इससे होकर हमको मिल सकता था। मतलब इस एक्स स्क्वायर का कोई रोल नहीं है। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इसका एक्सपेंशन 1 माइनस 9c1 एक्स क्यूब प्लस 9c2 एक्स स्क्वायर का मतलब एक्स की पावर 6 माइनस 9c3 एक्स टू द पावर 9 प्लस 9c4 एक्स टू द पावर 12 माइनस 9c5 एक्स टू द पावर 15 प्लस 9c6 एक्स टू द पावर 18 एंड और भी टर्म्स। नाउ 9c6 ये ऑल्टरनेट माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस ये ऐसे चल रहे थे। तो 9c6 को कैलकुलेट कर लेते हैं। 9 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल, ये हो गया 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल कैंसिल आउट इससे। फिर ये आया 3 इंटू 2, तो 6 फैक्टोरियल कैंसिल, 3 2 से ये 4 हो गया और ये 3, तो 12 इंटू 7 मीन्स 84। यहाँ पे फिर से देखिए 1 इंटू दिस मच से हमको जो x की पावर 18 का कोफिशिएंट मिलेगा बस वही मिलेगा। एक्स स्क्वायर इसमें डालने से हमें x की पावर 18 का कोफिशिएंट नहीं मिलेगा, यानी कि 1 इंटू दिस मच इज आंसर। तो 9 से 6 मीन्स 84 इसका आंसर हो जाएगा। आई थिंक इसको करने में आप लोगों को बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी शायद अभी पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इफ, ये 10 अप्रैल का है, 10 अप्रैल 2019, कि इफ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड एक्स क्यूब, if the coefficient of x square and x cube are both zero in 1 plus ax plus bx square, 1 plus ax plus bx square और 1 माइनस 3x टू द पावर 15, देन a कॉमा b, ये क्या होगा देखना है। तो ऑप्शंस 28 315 माइनस 21 214 28 861 और नन ऑफ दीज लिख लेते हैं। तो इफ़ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड एक्स क्यूब आर बोथ जीरो, दोनों ही जीरो हैं, तो 1 प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर और 1 माइनस 3x टू द पावर 15, ये इसमें अगर दोनों टर्म जीरो हैं तो हमको ए और बी बताना है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड एक्स क्यूब, 1 माइनस 3x टू द पावर 15 और ये लिखा है 1 प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर।
तो इसको हम आगे लिखें 1 माइनस 3x टू द पावर 15 प्लस ax 1 माइनस 3x टू द पावर 15 और फिर प्लस bx स्क्वायर 1 माइनस 3x टू द पावर 15। अब इसमें हम शुरू के 4 टर्म तक लिखेंगे कि 15c0 माइनस 15c1 इंटू 3x प्लस 15c2 इंटू 3x का स्क्वायर माइनस 15c3 और 3x का क्यूब। और भी टर्म आएंगे, लिखने की ज़रूरत नहीं क्योंकि हमारा काम एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब तक ही है, हमें एक्स क्यूब तक ही जाना है। फिर प्लस ax, अब x बाहर है, इसका मतलब अंदर हम केवल एक्स स्क्वायर तक जाएंगे, एक्स क्यूब करने का कोई फ़ायदा नहीं है, वो एक्स की पावर 4 दे देगा, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो 15c0 माइनस 15c1 इंटू 3x प्लस 15c2 3x स्क्वायर, बस आगे हमें जाने से मतलब नहीं है। फिर आया bx स्क्वायर है तो हमें केवल x तक ही जाएंगे, 15c0 माइनस 15c1 इंटू 3x, आगे और करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसमें से हम एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और एक्स क्यूब का कोफिशिएंट कलेक्ट करते हैं। कह रहा है उसका कोफिशिएंट 0 है, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ से हम यहाँ पर लिख लेते हैं। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट इस वाले में आ रहा है 15c2 3 स्क्वायर, 15c2 इंटू 9, ये आया एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट। इस वाले में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमको ये x है, ये x है, तो माइनस 15c1 इंटू 3, तो माइनस a इंटू 15c1 इंटू 3। फिर से देख लो आपकी माइनस 15c1 इंटू 3, ये x और ये x मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर बनेगा। अब एक्स स्क्वायर का टर्म इस वाले में केवल 15c0 तो 1 होता है, तो प्लस b ये 0 है, ये 0 है। अब एक्स क्यूब का कोफिशिएंट यहाँ से आ रहा है माइनस 15c3 3 क्यूब माइनस 15c3 इंटू 27। फिर एक्स क्यूब का कोफिशिएंट इसमें तब मिलेगा जब हम एक्स स्क्वायर वाला टर्म देखेंगे, तो a इंटू प्लस a इंटू 15c2 इंटू 9 इंटू 15c2, तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे एक्स क्यूब का कोफिशिएंट देख रहे थे तो 3 स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स क्यूब आएगा। अब इसमें एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पर हम एक्स वाला टर्म ही देखेंगे, तो माइनस 3b इंटू 15c1 इज इक्वल टू 0। अब ये दो इक्वेशन हैं, इनको हम सॉल्व कर लेते हैं और a और b की वैल्यू निकाल लेंगे। इसको रब कर देते हैं, इसमें जो भी समय लगेगा इसको हम पूरा सॉल्व कर लेते हैं। तो 15c2 इंटू 9, 15c2 की वैल्यू 15c2 क्योंकि अभी चैप्टर जस्ट स्टार्ट किया है, तो 15 इंटू 15 फैक्टोरियल, चलिए लिख लेते हैं, अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 13 फैक्टोरियल। वैसे nc2 की वैल्यू n इंटू n-1 अपॉन 2 डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। तो 15 इंटू 14, 13 आएगा वो कैंसिल हो जाएगा, अपॉन 2 मीन्स 105। तो 105 ये हो गया इंटू 9, 105 इंटू 9 माइनस 15c1, nc1 की वैल्यू n होती है तो ये हो गया 15 इंटू 3 मीन्स 45 माइनस 45a प्लस b इज इक्वल टू 0। ये एक इक्वेशन। अब इस वाली इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये है 15c3, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, a इंटू 9 इंटू 15 इंटू 14 अपॉन 2, फिर माइनस 15c3,
तो ये आएगा n इंटू n माइनस 1 अपॉन 6। यहाँ पे NC3 को हम आपको अलग से करके बता देते हैं कि NC3 अगर लिखा है तो ये होता है n फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल n माइनस 3 फैक्टोरियल। तो इसको आप लिख सकते हैं n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल और n माइनस 3 फैक्टोरियल। तो मैंने क्या किया, इसको कैंसिल कर दिया, क्या बचा n माइनस 1 n माइनस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल। वही मैंने यहाँ पर लिख दिया, ये तो लिख दिया था 9 15 C2 n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2, 15 C3 को n माइनस 1 n माइनस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल मीन्स 6 इंटू 27 माइनस 3b इंटू 15 इज इक्वल टू 0। अब हम यहाँ से इजीली देख सकते हैं कि 15 और 3 ये पूरे में से कैंसिल हो रहा है, तो 3 और 15 को हटा दें अगर, ये 7, तो यहाँ से 3 और 15 हटा देंगे तो 3 इंटू 7 21a माइनस, अब 15 को हटा दिया, 3 से कैंसिल तो 2, 3 से कैंसिल तो 9, ये 2 से कैंसिल तो 7, 15 हटा दें और यहाँ पर 3 आ जाएगा, 3 और 7 मीन्स 21 इंटू 13 माइनस 3 और 15 हट गया तो b इज इक्वल टू 0। तो ये हमें एक दूसरी इक्वेशन मिल गई। यहाँ पर आ गया 21a माइनस 21 इंटू 45, 21 इंटू 13 और प्लस 21a और माइनस b इज इक्वल टू 0। फिर से एक बार देख लेते हैं, ये इक्वेशन हमने इधर लिखी है 21a माइनस b एंड माइनस 21 इंटू 13। इसको ऐड कर दें, इसको ऐड कर देंगे तो ये आ गया माइनस 24a और इसको अब आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये आ गया 945 माइनस इज इक्वल टू 0। ये हमने क्या किया, माइनस 24a करेक्ट है, 945 इसको ऐड ही किया है तो 13 1 जा 13, तो 3 13 2 जा 26, 13 1 जा 3 तो 1 मीन्स 26 27 करेक्ट है। तो माइनस 24a प्लस इज इक्वल टू 0। अब a इज इक्वल टू 28, ये अब आप कैलकुलेट कर लीजिए, a इज इक्वल टू 28 तो b इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 28। आई थिंक आप क्लियर कर लेंगे किसी में भी पुट करके कि b इज इक्वल टू कितना आएगा, चाहे तो इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं, b इज इक्वल टू 315। तो इसमें कैलकुलेशन है, यस इसमें कैलकुलेशन है, थोड़ा सा नंबर्स का कैलकुलेशन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी था, अच्छा क्वेश्चन है। अब जो नेक्स्ट है, तो इस क्वेश्चन में ए तो हमने निकाल दिया, बी अब आप निकाल लीजिएगा। क्वेश्चन है the smallest natural number n the smallest natural number n such that the coefficient of x such that the coefficient of x in x square plus 1 upon x cube to the power n is NC23 is options है,
35, 23, 58 और 38। तो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर n सच दैट द कोफिशिएंट ऑफ x इन द एक्सपेंशन ऑफ इतना। तो पहले हम इसमें इसका जनरल टर्म निकाल लेते हैं। तो वो आया NCR टू द पावर n माइनस r टू द पावर r। तो NCR x टू द पावर 2n माइनस 2r माइनस 3r। तो ये आ गया NCR x टू द पावर 2n माइनस 5r। द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर n फॉर विच द कोफिशिएंट ऑफ x, तो 2n माइनस 5r, 2n माइनस 5r को हमको रखना है 1 के बराबर। 2n माइनस 5r ये हो जाएगा इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे NC23 है, NC23। अब अगर हम मान लें कि n की वैल्यू हमको चाहिए, n की वैल्यू चाहिए, अगर हम n की वैल्यू 23 एज्यूम कर लें, अगर हम n की वैल्यू 23 एज्यूम करते हैं, ऑप्शन से हम क्लियर कर सकते हैं, लेकिन n की वैल्यू अगर हम 23 रखते हैं, क्यों इसको देखते हुए, तो ये आ गया 46 माइनस 5r इज इक्वल टू 1, यानी कि r की वैल्यू आ गई 9, r की वैल्यू 9 आ जाएगी। अब क्या 23 कह रहा है स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर n सच दैट द कोफिशिएंट ऑफ इतना इज NC23। अब r की वैल्यू अगर हम 9 पुट करेंगे तो 23C 9 हो जाएगा। तो यहाँ पर तो हमको 23 लाना है, यहाँ पे 23 लाना है। तो इसलिए अब हम क्या पुट करेंगे, हमको ये पता है कि NCR और NCn माइनस r ये दोनों बराबर होते हैं। NCR और NCn माइनस r दोनों बराबर होते हैं। तो हम इस केस में क्या करेंगे कि n माइनस r इज इक्वल टू 23 रखते हैं। n माइनस r इज इक्वल टू 23 रखेंगे, बजाय इसके कि हम n इज इक्वल टू 23 रखें। तो अब इसके बाद आप इजीली चेक कर सकते हैं कि r की वैल्यू 23, कि n की वैल्यू हम क्या पुट करें कि यहाँ पर ये वैल्यू हमको फिट बैठे। अब यहाँ पर इसमें अगर हम देखते हैं तो ये 23 गड़बड़ है। फिर से हम चेक करते हैं कि अगर हम n की वैल्यू 35 रखेंगे, तो 35 अगर हम रखेंगे तो 35C23 अगर हम यहाँ पे रखेंगे तो r की वैल्यू, यहाँ पे n की वैल्यू हमने पुट करी है कितनी, 35। n की वैल्यू अगर हम 35 इसमें रखेंगे तो 2 इंटू 35 माइनस 5r इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से r की वैल्यू इंटीजर हमको नहीं मिलेगी। अगर हम n की वैल्यू 35 रखते हैं तो इंटीजर नहीं मिलेगी। अब हम एक बार और भी, जब हम इतने कर ही रहे हैं, तो n की वैल्यू अब हम 58 भी चेक कर लेते हैं और 38 चेक करते हैं। n की वैल्यू अगर अब आप 58 रखेंगे, n इज इक्वल टू 58, तो ये हो जाएगा 116 माइनस 5r इज इक्वल टू 1 से 5r इज इक्वल टू 115 मीन्स r इज इक्वल टू 23। तो यहाँ से r इज इक्वल टू 23 करेक्ट आ रहा है। अब हम एक बार n इज इक्वल टू 38 भी पुट कर रहे हैं। n इज इक्वल टू 38 रखेंगे तो 38 रखने पर ये आ गया 2 इंटू 38 माइनस 5r इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से 38 मीन्स 76 माइनस 1 इज इक्वल टू 5r। r की वैल्यू आ गई 15, 75 ये 15 आ गई। अब r की वैल्यू 15 रखें और n की वैल्यू 38 रखें, तब भी तो ये क्लियर होगा। बात यहाँ पर समझिए, n की वैल्यू हमने 38 रखी और r की वैल्यू 15 रखी, तो ये भी 38C23 होगा। तो दो वैल्यूज़ मिल रही हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही रिस्की है, बहुत ही रिस्की क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें n की वैल्यू, इनके बारे में तो क्लियर है कि ये आपको नहीं लेना है क्योंकि इंटीजर नहीं मिल रहा है, ये नहीं लेना है क्योंकि ये तो पहले टर्म हो जाएगा 23C23। अब इन दोनों में 58
स्टूडेंट अगर लेगा तो वहाँ पे आर की वैल्यू हमको एग्जैक्ट 23 मिल रही है, तो जनरली स्टूडेंट इस क्वेश्चन में ये ऑप्शन लेने की गलती कर सकता है। लेकिन एन की वैल्यू 38 भी पॉसिबल है, 38 भी पॉसिबल है। एन की वैल्यू 38 कर रहे हैं तो आर की वैल्यू 15 आ रही है, तो 38C 15 और 38C 23 दोनों सेम होते हैं और कहा जा रहा है स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, तो स्मॉलेस्ट इन दोनों में हम 38 पे ही जाएंगे। तो ये क्वेश्चन में रिस्क है इस क्वेश्चन में, तो बहुत ध्यान से क्वेश्चन को सॉल्व करना है आपको। नेक्स्ट, अब आगे क्वेश्चंस फिर से करेंगे अभी हम लोग। अब rth टर्म फ्रॉम एंड, rth टर्म फ्रॉम एंड। अब यहाँ पर हम फॉर्मूला लिखेंगे नहीं, फॉर्मूला बना लेंगे। हम मान लें कि n इज इक्वल टू 11 है और कहा जा रहा है कि लास्ट से फोर्थ टर्म बताओ। हम जो nth टर्म rth टर्म निकालते हैं, कोई भी टर्म निकालते हैं, वो फ्रॉम बिगनिंग निकालते हैं, तो n की वैल्यू अगर 11 है तो जो नंबर ऑफ टर्म्स होंगे और 12, ये हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। अब कहा जा रहा है कि इसमें लास्ट से फोर्थ टर्म बताओ। लास्ट से फोर्थ टर्म फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये आया। हमने 11 माइनस 4 किया, यानी कि n माइनस आर किया। अब शुरुआत से हमें तो जो हमको निकालना है टर्म, वो तो हम तो फ्रॉम बिगनिंग निकालते हैं। तो शुरुआत से 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9th टर्म, ये लास्ट से फोर्थ टर्म अगर n 11 है तो बिगनिंग से 9th टर्म वो पढ़ रहा है। तो n 11 माइनस 4 7 में 2 ऐड करेंगे तो वो हो जाएगा 9th टर्म फ्रॉम बिगनिंग, तो इसमें भी 2 ऐड कर दें। मतलब कहने का rth टर्म फ्रॉम एंड इज इक्वल टू n माइनस आर प्लस 2th टर्म फ्रॉम बिगनिंग। तो rth टर्म फ्रॉम एंड n माइनस आर प्लस 2th टर्म फ्रॉम बिगनिंग हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट्स और कोफिशिएंट्स की। अब हम बात करते हैं सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट्स ऑब्लिक कोफिशिएंट्स। सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट्स और कोफिशिएंट्स, ठीक है। x प्लस ए टू द पावर n को हम एक्सपेंड करें, फिर nc1, फिर ये आया। अब इसमें सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट्स, सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट्स वो क्या होंगे, nc0, nc1, nc2 अप टू ncn। ये बाइनोमियल कोफिशिएंट्स जो हमने लिखा है सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट्स, यहाँ पे एक्सपेंशन किसी का भी चल रहा हो, सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट्स विल रिमेन सेम, वो सेम ही रहेगा और वो यही रहेगा। अब इस एक्सप्रेशन से ये एक्सप्रेशन कब आएगा, आप कहेंगे x और a को हटा दो। अब x और a ऐसे तो नहीं हट जाएंगे,
हम वहाँ पे 0 रख देंगे तब तो ये सबको 0 कर देगा। x और a की जगह पर 1 पुट कर देंगे, x और a की जगह पर x बराबर 1 और a इज इक्वल टू 1 पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा 2 टू द पावर n। तो सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट्स हमेशा 2 टू द पावर n होता है। अब हमने इसका एक्सपेंशन किया 2x 3x प्लस 4y टू द पावर n। तो यहाँ पर nc0 3x टू द पावर n प्लस nc1 3x टू द पावर n माइनस 1 4y प्लस nc2 3x टू द पावर n माइनस 2 4y का स्क्वायर प्लस ncn और 4y टू द पावर n। इस केस में अगर हम पूछें कि सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट्स तो वो वही होगा nc0 प्लस nc1 प्लस nc2 से ncn। और ये कैसे मिलेगा? ये कैसे मिलेगा जब आप 3x की जगह पर 1 और 4y की जगह पर 1 रखेंगे तो सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट मिल जाएगा। दैट विल बी सेम एज बिफोर, 2 टू द पावर n ही रहेगा, वो 2 टू द पावर n ही रहेगा, लेकिन सम ऑफ कोफिशिएंट्स अलग होंगे। अब हम बात करें सम ऑफ कोफिशिएंट्स की। सम ऑफ कोफिशिएंट्स की अगर हम बात करें इस केस में तो वो होंगे nc0 3 टू द पावर n प्लस nc1 3 टू द पावर n माइनस 1 इंटू 4 टू द पावर 1 प्लस nc2 3 टू द पावर n माइनस 2 4 स्क्वायर प्लस ncn 4 टू द पावर n। ये होंगे सम ऑफ कोफिशिएंट्स। और ये सम ऑफ कोफिशिएंट्स कैसे मिलेंगे? ये एक्सप्रेशन इससे कैसे आएगा जब आप x और y दोनों की जगह पर, वो दोनों हटाने हमको, x भी हटाना है y भी हटाना है, तो x और y दोनों की जगह पर 1 1 पुट कर दें। तो ये कैसे मिलेगा? जब हम x और y की जगह पर 1 1 पुट करेंगे तो इसका मतलब दिस इज इक्वल टू 3 प्लस 4 टू द पावर n मीन्स 7 टू द पावर n हो जाएगा। ये 7 टू द पावर n हो जाएगा सम ऑफ कोफिशिएंट्स। तो यहाँ से हम एक रिजल्ट निकाल लेते हैं, एक कंक्लूजन निकाल लेंगे। वो कंक्लूजन क्या है उसको हम कुछ एग्जाम्पल के तौर पे कर लेते हैं कि क्वेश्चन हो, अगर एग्जाम्पल हो कि फाइंड सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट्स in the expansion of a part 4x plus 7y to the power 20। तो आंसर, इसको पहले अभी हम n अगर कर दें तो आंसर हमारा वही रहेगा 2 की पावर n। और अगर हम इसको 20 कर दें, इसको हम 20 कर दें 4x प्लस 7y टू द पावर 20, तो बस n की जगह पर 20 आ गया है, तो ये हो जाएगा 2 टू द पावर 20। सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट्स इन द एक्सपेंशन ऑफ इतना, इसका आंसर होगा दिस वन और इसका आंसर होगा 2 टू द पावर 20। लेकिन अब इसी में ही अगर क्वेश्चन हो, फाइंड सम ऑफ कोफिशिएंट्स in the expansion of a part 4x plus 9y to the power n, b part 3x plus 4y plus 5z to the power 20, c part a plus 2b minus 3c plus
5d to the power 30। तो फाइंड द सम ऑफ कोफिशिएंट्स इन द एक्सपेंशन ऑफ इतना। तो अब हम इसमें 4x की जगह पर 1 नहीं रखेंगे, इसमें इसका आंसर, तो हमको निकालना है फाइंड द सम ऑफ कोफिशिएंट्स, ना कि बाइनोमियल कोफिशिएंट्स। तो जब हमें कोफिशिएंट्स का सम निकालना होगा तो जो भी वेरिएबल चल रहा होगा उसकी जगह पर हम 1 पुट करेंगे। तो वेरिएबल यहाँ पर x और y हैं, तो a पार्ट का आंसर 4 + 9 टू द पावर n मीन्स 13 टू द पावर n। फिर b वाले का आंसर, इसमें x y z, इसकी जगह पर हम पुट कर देंगे 1 1 1, तो 3 + 4 मीन्स +5 टू द पावर 20, तो ये आ गया 12 टू द पावर 20। इसी तरह से C वाले के लिए इसमें हम A B C और D सब में हम पुट कर देंगे 1 1 1, तो ये आ जाएगा 1 + 2 - 3 +5 टू द पावर 30, तो ये आ गया 5 टू द पावर 30। ये आंसर हो जाएगा। अब इसको और हम आगे इसी में इसको कंबाइन करके मतलब कि टर्म फ्रॉम एंड, RH टर्म फ्रॉम एंड और सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट्स, इसको दोनों कम करके एक क्वेश्चन बना लेते हैं। अब हमने क्वेश्चन बनाया कि इफ द सम ऑफ binomial coefficient in the expansion of x square plus 1/2x to the power n, if the sum of binomial coefficients in the expansion of x square plus 1/2x to the power n is 2048, then find fourth term from end। then find fourth term from end, हमको अंत से फोर्थ टर्म निकालना है। तो सबसे पहले द सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट्स, वो तो 2 टू द पावर n ही रहेगा, और कह रहा है कि इट इज़ इक्वल टू 2048 इज इक्वल टू 2048। तो ये 2 की पावर कितनी हो गई, 2 4 8 16 32 64 128 5 256 512 1024 एंड दिस वन। तो 3 3 6 3 9 और 11 मीन्स n इज इक्वल टू 11, n इज इक्वल टू 11 आ गया। अब कह रहा है कि फोर्थ टर्म फ्रॉम एंड बताओ, अंत से चौथा टर्म। अंत से चौथा टर्म का मतलब हो गया कि 11 - 4 + 2th टर्म फ्रॉम बिगनिंग मीन्स 7 + 2, 9th टर्म फ्रॉम बिगनिंग चाहिए है। तो 9th टर्म इसको निकालना है, तो NC8 हमको 9th टर्म निकालना है, तो वो हो जाएगा NC8 x² टू द पावर n - 8 और 1/2x टू द पावर 8। ये जो भी आ जाएगा वही आंसर हो गया। अब नेक्स्ट आगे करते हैं। तो बिल्कुल क्लियर हो गया, इफ द सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट इन द एक्सपेंशन ऑफ इतना इज 2048, तो सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट वो तो 2 टू द पावर n ही रहेगा, इज इक्वल टू 2 टू द पावर 11 कर दिया और n इज इक्वल टू 11। तो यहाँ से आ गया। फिर अब आगे अब हम एक क्वेश्चन फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि क्वेश्चन ऐसा हो कि फाइंड कोफिशिएंट ऑफ x to the power 10 in the expansion of
इन द एक्सपेंशन ऑफ 3x माइनस 7 अपॉन एक्स क्यूब टू द पावर 20। फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 10 इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। तो अब इसमें ऑप्शंस जो भी हों आप अपने काम से करिए कि tr+1 इज इक्वल टू NCr x टू द पावर n माइनस आर यानी 20 माइनस आर माइनस 7 अपॉन एक्स क्यूब टू द पावर r। तो ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन में कुछ खास छुपा होगा। तो यहाँ से हमने इसका r+1 टर्म लिख लिया कि 20Cr x टू द पावर n माइनस आर a टू द पावर r। अब यह आ गया 20Cr 3 टू द पावर 20 माइनस आर माइनस 7 टू द पावर r। अब x की पावर हमने सारी कैलकुलेट करें, एक साथ कैलकुलेट कर लीजिए। तो यह आ गया 20 माइनस r माइनस 3r, ये माइनस 3r। तो यहाँ से आ रहा है 20 माइनस 4r इज इक्वल टू होना कितना चाहिए 10। 20 माइनस 4r इज इक्वल टू 10 होना चाहिए। तो यहाँ से r इज इक्वल टू 4r इज इक्वल टू 10 का मतलब r इज इक्वल टू 5/2 नॉट पॉसिबल। भाई जो टर्म होता है वो पहला टर्म होगा, दूसरा टर्म होगा, 2.5 टर्म तो नहीं होगा। तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, उसमें नन ऑफ दीज लास्ट में लगा होगा, डी पॉइंट नन ऑफ दीज लगा होगा। तो ऐसा भी हो सकता है कि हमको कोई भी टर्म ही ना मिले जिसका कि कोफिशिएंट पूछा गया है। ठीक इसी तरह से इसमें भी इसी में ही और हम आगे कर लें कि फाइंड the term independent of x in this one। तो फिर से हम वही r+1th टर्म हमने निकाला 20Cr 20 माइनस r और माइनस 7 अपॉन एक्स क्यूब टू द पावर r, ये लिख लिया। तो 20Cr 3 टू द पावर 20 माइनस r माइनस 7 टू द पावर r और x की पावर सारी कैलकुलेट करी तो 20 माइनस r माइनस 3r। लेकिन इस केस में 20 माइनस 4r इज इक्वल टू 0, तो r की वैल्यू 5 आ गई है। लेकिन हमेशा ये पॉसिबल नहीं है, हमेशा ये ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे r की कोई ना कोई इंटीजर वैल्यू मिले। हो सकता है कि r की वैल्यू 2.9 आ जाए, 5 कुछ भी वैल्यू आ सकती है। मैंने तो रैंडमली लिया क्वेश्चन, इसमें r की वैल्यू 5 आ गई तो ठीक है, एक क्वेश्चन और रिवाइज हो गया। अभी इसकी थ्योरी कंटिन्यू रखेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में भी इसकी थ्योरी कंटिन्यू रहेगी। अब अभी इसके बाद हम लोगों को पढ़ना है नंबर ऑफ रैशनल ऑब्लिक इरैशनल टर्म्स, लास्ट डिजिट, बहुत सारी अभी चीज़ें इसमें और भी हमको पढ़नी है। तो बाइनोमियल थ्योरम चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि ये चैप्टर अपने आप में तो चैप्टर है ही, लेकिन और चैप्टर्स का टूल भी है। ये और चैप्टर्स को सॉल्व करने में भी, और चैप्टर्स की प्रॉब्लम सॉल्व करने में भी ये काम आता है। तो अब बाकी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं।